Okay, so I'm going to start from where we left last time, and I will start from थोड़ा सा मैं पीछे से शुरू करूँगा ताकि सारे लोग एक पेज पे आ जाएं. कीपिंग इन माइंड के कुछ लोग नए हैं, कुछ पुराने हैं, कुछ ने रिकॉर्डेड लेक्चर्स लिए हैं, कुछ ने नहीं लिए, तो ये मुमकिन है कि कुछ लोगों को जो मैं आज का कंटेंट बताने जा रहा हूँ उसमें कुछ लोगों को डिफ़िकल्टी हो. तो अगर ऐसा हो तो काइंडली आप मुझे वहीं पे रोक लीजिएगा, उसका वेट ना कीजिएगा, ताकि मैं वो कॉन्टेक्स्ट को क्लियर कर दूं, या जितना मैं क्लियर कर सकता हूं उतना करूं. तो if you are not getting any point, stop me right there, and I mean just ask the question that you do not understand, and I will try my best to explain that in different ways. Clear है जी? Yes, sir. Okay, so let me now move to our slides. Let's say, if you remember last time we were doing, actually we were discussing asymptotic notations. Let me discuss those asymptotic notations today again, just as a wrap up. मैंने लास्ट क्लास में ये आपको बताने की कोशिश की थी कि ये जो asymptotic notations हैं, these are basically the language to express the running time of an algorithm, regardless of the underlying hardware, regardless of the underlying software. So whatever choices that you make, for example, first choice might be hardware. आप अपने सॉफ्टवेयर को किस किस्म के हार्डवेयर पे रन करना चाहते हैं, वो एक मैकबुक है, वो एक इंटेल का कोई प्रोसेसर है, वो जीपीयू है, उसमें रैम कितनी है, उसमें कैशे कितनी है, उसका क्लॉक साइकिल कैसा है, और उसका रजिस्टर साइज कितना है, हार्डवेयर स्पेसिफिक्स क्या चीज़ें हैं जिस पे आप फाइनली अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी एल्गोरिदम है, उसको सॉल्व करने वाला जो भी एल्गोरिदम है, जो भी कोड है, उसको किस हार्डवेयर पे रन करना चाहते हैं. हार्डवेयर की कोई खसूसियत होगी, और हार्डवेयर के काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन हैं. मुमकिन है आप में उसमें से एक कोई कॉम्बिनेशन चूज करें कि रैम मैं ये वाली लगवाऊंगा और इतनी होगी, सीपीयू ये वाला होगा, और एंड दिस एंड दैट. सो देयर आर सेवरल वेराइटीज. सो दिस इज समथिंग टू चूज विच हार्डवेयर यू आर गोइंग टू चूज. नॉर्मली जब हार्डवेयर चूज किया जाता है तो वो हार्डवेयर के साथ और काफ़ी सारी जो चॉइसेस होती हैं, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कि आप विंडोज़ पे काम करना चाहते हैं, लिनक्स पे, मैक पे, I mean, what kind of operating system you are going to choose. और ऑपरेटिंग सिस्टम्स के मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, यानी किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक पर्टिकुलर किस्म की रिक्वायरमेंट्स के अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लिए बेहतर रहेगा, उसकी एक बेहतर चॉइस की जा सकती है. यानी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के दरमियान उनकी एफिशिएंसी के लिहाज से, फीचर्स के लिहाज से, इंटरफेस के लिहाज से, यानी काफ़ी सारे उसके फीचर्स के लिहाज से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चूज करना है, along with the choice of hardware, that is also something that one can think about. कि मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, मेरा हार्डवेयर इस तरह का होना चाहिए और ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा इस तरह का होना चाहिए. देन जो भी प्रॉब्लम है उसका अगर आपके पास सोल्यूशन है तो वो सोल्यूशन आप किस लैंग्वेज में कोड करेंगे. सो व्हाट इज योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? आई एम अज्यूमिंग कि आप मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन देख रहे हैं. Yes, sir. Yes, sir. सो व्हाट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? ये भी एक चॉइस है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी चूज करें. आप में से यानी अक्सर लोगों को पता होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के भी आपस में मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं. कि मैं कंपाइल्ड लैंग्वेज यूज करूंगा जो जिसके अंदर कंपाइलर होता है. कंपाइल्ड लैंग्वेजेस वो होती हैं जो, यानी आपको फर्क पता होगा कंपाइल्ड लैंग्वेज और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का. कंपाइल्ड लैंग्वेज के बारे में परसेप्शन है कि वो तेज होती भी है तेज, काफ़ी तेज होती है. और जैसे C++, दीज आर कंपाइल्ड लैंग्वेजेस. फिर लैंग्वेजेस हैं जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस हैं, जैसे पाइथन है, PHP वगैरह है, या मैटलैब है, ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस हैं.
इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस के अपने मेरिट्स डीमेरिट्स हैं, कंपाइल्ड लैंग्वेजेस के अपने मेरिट्स डीमेरिट्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो आप सॉल्व करने जा रहे हैं। आपने कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करनी है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करना है, कौन सा हार्डवेयर चूज करना है, these are the most important decisions that you have to make. Clear? Yes? जी सर। और अगर आप ये तीनों चॉइसेस यानी डिसीजन ले लेते हैं कि विच हार्डवेयर, लेट्स से हार्डवेयर 1, which operating system, let's say operating system 1, and which programming language, let's say P1, whatever that is, whatever your choices are. Hardware 1 आपकी नज़र में कौन सा है, operating system 1 आपकी नज़र में कौन सा है, programming language, whatever that combination is. So hardware, operating system, and programming language, that combination. Choosing this combination and having an algorithm and choosing a different combination, for example, with the same algorithm. So algorithm, the logic of the logic to solve the problem is the same, the algorithm is the same, but now you make two different choices. I mean, you can have this particular choice or you can have this particular choice. Depending upon these two choices, the runtime of the algorithm is just varied by a constant. That is very important information. So what I want to tell you is that if you run the same algorithm on a particular choice of hardware, operating system, and a programming language, your running time might be, let's say, 35n square plus 44n plus 60. Let's say, just taking an example, where n is the size of the input required for the algorithm to run. In this particular case, the size of the input, यानी जो इनपुट का साइज है वो नॉर्मली जो हम एल्गोरिदम्स में देखते हैं वो नॉर्मली अरे साइज होता है, या अगर वो स्ट्रिंग्स के ऊपर कोई एल्गोरिदम रन हो रहा है तो वो स्ट्रिंग की लेंथ होती है, उसको एन कहते हैं। और लिंक लिस्ट पे अगर कोई एल्गोरिदम चल रहा है तो वो लिंक लिस्ट में नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, या ग्राफ है तो उसमें नंबर ऑफ नोड्स और फिर नंबर ऑफ एजेस कितने हैं। जो भी डेटा स्ट्रक्चर आप यूज कर रहे हैं उस डेटा स्ट्रक्चर में जो कोर नोड होता है वो कितने हैं, दैट इज समटाइम्स कॉल्ड द साइज ऑफ द इनपुट। और नॉर्मली होता यह है कि जितना साइज इनपुट का होता है, एल्गोरिदम जितनी नंबर ऑफ बेसिक इंस्ट्रक्शंस प्रोड्यूस करता है, number of basic instructions, that depends upon size of the input. By basic instructions, I mean the very basic instructions, let's say adding two numbers, comparing two numbers, subtracting two numbers, dividing two numbers, or if conditions, for example, the jump statements, and these are kind of the basic statements. और ये नंबर ऑफ बेसिक स्टेटमेंट्स कितनी होंगी ये डिपेंड करेगा कि आपका इनपुट साइज कितना है। अगर अरे बहुत बड़ी है, उसको सॉर्ट करना है, तो सॉर्ट करने के लिए जो आप अनरोल्ड, यानी उसमें अगर आपने लूप या रिकरियन वगैरह लगाई हुई, उसको अगर अनरोल करके लिखेंगे तो नंबर ऑफ बेसिक इंस्ट्रक्शंस कितनी हो जाती हैं इन टोटल अगर आप काउंट करें। ये डिपेंड करेगा कि आपकी अरे का साइज था क्या या इनपुट का साइज था। अरे बड़ी थी तो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन ज्यादा होंगी, एक्सपेक्टेड यही है। अरे छोटी थी तो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन थोड़ी होंगी, एंड सो ऑन। So number of basic instructions, kitni hai number of basic instructions? So let me go to number of basic instructions. By basic instructions, I mean all the instructions that can run very quickly on, I mean the adding two numbers, subtracting two numbers, dividing two numbers, multiplying two numbers, comparison, if conditions, I mean IO calls, for example, and so on. So let's say these are kind of basic instructions. In all the program, actually all the algorithm is composed of some sequence of these basic instructions. The number of basic instructions, kitni basic instructions, and that's an important parameter. Basic instructions hain kitni,
अगर मेरा एक एल्गोरिदम है, रिगार्डलेस ऑफ माई हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये जो भी हैं, मेरी जो प्रोग्राम की लॉजिक है वो नंबर ऑफ बेसिक इंस्ट्रक्शंस कितनी प्रोड्यूस करती है। अगर मैं लॉजिक को चेंज करता हूं तो नंबर ऑफ बेसिक इंस्ट्रक्शंस चेंज हो सकती हैं, बढ़ सकती हैं, कम हो सकती हैं। अब नंबर ऑफ बेसिक इंस्ट्रक्शन डिपेंड करता है कि इनपुट का साइज क्या था, यानी एल्गोरिदम जिसके ऊपर रन हो रहा है, जो उसका इनपुट साइज है, अरे का साइज है, उसमें कितने एलिमेंट्स थे, उस पर डिपेंड करता है। So the logic of the algorithm, so let me, the logic of the should I call logic of algorithm or logic of the solver, जिसने वो प्रोग्राम सॉल्व किया किसी तरीके से। लॉजिक ऑफ एल्गोरिदम actually affects number of basic instructions। सही है। आप यूं समझ लें कि एक स्टूडेंट था, उसने वही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कोई एक प्रॉब्लम थी, उसको सॉल्व करने के लिए 3 नेस्टेड लूप लगा दिए, एक लूप, फिर उसके अंदर वो एक और लूप, एक उसके अंदर एक और लूप। तो जो नंबर ऑफ बेसिक इंस्ट्रक्शंस का काउंट बनता है वो n क्यूब के करीब करीब कहीं बनता है, n क्यूब का कोई मल्टीपल, तकरीबन n क्यूब रफली, ये नंबर ऑफ बेसिक इंस्ट्रक्शंस है। जो कि किसी हार्डवेयर, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम और किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉम्बिनेशन के ऊपर ये इंस्ट्रक्शंस चलनी है इस सीक्वेंस में। लेकिन जो लॉजिक है वो इस बात की फिलहाल केयर नहीं कर रही कि अंदर हार्डवेयर कौन सा होगा जिस पे ये चलना है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होगा जिस पे ये चलना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी चूज की जाएगी जिस पे ये चलना है। राइट नाउ यू आर थिंकिंग अबाउट हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड वी आर थिंकिंग दैट द बेसिक इंस्ट्रक्शंस दे टेक द कांस्टेंट टाइम। ओके, are you listening to me, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, and are you getting my points? Is that okay? Yes, sir. Okay. Now, what is the importance of the choice of hardware, operating system, and programming language? The choice H, O, and P. This choice affects the time for a basic instruction. एक इंस्ट्रक्शन है, लेट्स से 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। कौन सा हार्डवेयर, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मल्टीप्लिकेशन जो है वो तेजी से हो जाती है? मेरी बात समझ में आ रही है? नो जी सर, जी सर। सर नहीं आई, मुझे नहीं आई। नहीं आई, मैं दोबारा बताता हूँ। आपने अक्सर सुना होगा कि ये कहा जाता है, यानी डिफरेंट प्रोसेसर्स के नाम अगर आपने सुने हो, AMD एक फैमिली होती है, इंटेल फैमिली है, इसके अलावा और भी प्रोसेसर्स की फैमिली हैं, उसमें बड़े फीचर्स इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं। जी ये फीचर है, इसमें पाइपलाइन लगाई गई है, अगर आपने 2 फ्लोट नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो उसमें ये जो प्रोसेसर है इसमें 40 क्लॉक साइकिल्स लगेंगे, जबकि ये जो AMD प्रोसेसर है इसमें ख़ास किस्म की एफिशिएंसीज और एक अलहदा यूनिट लगा दिया गया है। जो ALU अलहदा है, फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्शंस के लिए यूनिट ही अलहदा है, जिसको FPU कहते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट। वो तेजी से वो करता है, ALU इसको हैंडल करता है, सो ऑन। सो योर हार्डवेयर चॉइस अफेक्ट्स कि एक अगर पर्टिकुलर बेसिक इंस्ट्रक्शन आई है तो वो कितनी तेजी से सॉल्व हो जाएगी। मेक सेंस? एक इंस्ट्रक्शन हो सकता है हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस चॉइस में, यानी ये जो आप चॉइस करते हैं, इससे ये अंदाजा लगाया जा सके कि कौन सी बेसिक इंस्ट्रक्शन कितनी तेजी से होगी। और मुमकिन है आप इस हक में हो कि मैं ऐसा हार्डवेयर, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम और ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज करता हूं जो तमाम बेसिक इंस्ट्रक्शंस को 1 by 1 तेजी से सॉल्व करे। यस, ओके सर। ये मेरी बात समझ में आ गई ना? तेजी से चलाए। ठीक है। ओके, सो
Now, if you see a combination, let's say H1, O1, and P1, and some basic instruction, let's say B1, let's say this is some basic instruction, maybe adding two numbers or comparing a number with another, or maybe some basic instruction. And you have another choice, let's say H2, O2, and P2. And let's say the same basic instruction, let's say, let me write the basic instruction here. Here. So that's the basic instruction, let's say some basic instruction B. So now maybe if to solve a particular basic instruction, if I choose this particular hardware, then the total runtime might be, let's say, alpha milliseconds or microseconds, maybe, whatever. I mean, doesn't matter, but just alpha microseconds. Microseconds. Okay. Alpha is the number of microseconds that a particular basic instruction requires after this choice. Okay. Make sense? जी sir. And the same basic instruction with another choice of hardware, operating system, and programming language may require beta microseconds for one basic instruction. Yes? Yes, sir. Okay Now, sir. now, if alpha is smaller than beta, then that implies choose के स्पेलिंग पता नहीं मैंने डबल ओ आता है या एक ही ओ आता है चूज के सही लिखे हैं स्पेलिंग ठीक है sir. जी सर. then choose H1, O1, and P1, else choose H2, O2, and P2. That's a very simple decision. अभी हम फर्ज कर रहे हैं कि choosing H1, O1, P1 and choosing H2, O2 and P2 उसमें कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है. लेट्स से कंपनी बहुत बड़ी है, वो कोई भी हार्डवेयर परचेज कर सकती है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम ले सकती है. लेट्स से फाइनेंस इज नो लॉन्गर एन इशू just right now. We just want to choose a combination and we can choose the combination. Let's say we have a budget to do that. तो फर्ज करें कि फिलहाल हम सिर्फ वो चूज करना चाहते हैं जो फास्टर है. क्लियर है? Yes, sir. लेकिन अगर आप गौर से देखें, both alpha and beta, whatever you choose, let's say you choose alpha. Let's say you choose alpha. Alpha is smaller. Let's say this happened that alpha is smaller. Let's say this works. This if condition works. So alpha is smaller. But alpha, at the end of the day, is a constant. Yes? It's a fixed thing. एक चॉइस दूसरी चॉइस से किसी एक बेसिक इंस्ट्रक्शन के लिहाज से कितनी तेज है, दैट्स अ फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड नंबर, कांस्टेंट. मेक सेंस? जी. यार मेरी एक कॉल आ रही है, so would you be kind enough to give me a break of 2 minutes and I will be back. Okay, sir. Of course. Okay sir. Let me
जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आई एम बैक। हेलो। जी सर। ओके, सो मैं अर्ज ये कर रहा था कि एट द एंड ऑफ द डे दिस अल्फा इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट हम किसको कहते हैं, यानी खसूसन एल्गोरिदम्स में भी और इन जनरल मैथमेटिक्स में भी कांस्टेंट वो क्वांटिटी होती है जो डिपेंड ना करे इनपुट साइज के ऊपर। इनपुट क्या थी उस पर जो चीज डिपेंड नहीं करती उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। देखें, इनपुट क्या है? अरे का साइज। अरे कितनी बड़ी है? 100 एलिमेंट्स की है, 1000 एलिमेंट्स की है, या 10 ट्रिलियन एलिमेंट्स की है? अरे कितनी बड़ी है? ये नंबर अल्फा उस पर डिपेंड नहीं करता। ये अल्फा एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने का टाइम है माइक्रोसेकंड्स के अंदर। मेक सेंस? जी यस। सर। So anything that is not dependent upon the input size is constant. So alpha is a constant. अरे बड़ी हो जाएगी, अरे छोटी हो जाएगी, अल्फा उससे चेंज नहीं होगा। अल्फा तो एक बेसिक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने का टाइम है। ठीक है जी, एक पर्टिकुलर चॉइस के अंदर, ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर चॉइस के अंदर अगर कोई और चॉइस होगी तो वो कोई और नंबर होगा बीटा, कोई और चॉइस, कोई और आप चॉइस करेंगे तो वो कोई और नंबर होगा गैमा, कोई नंबर होगा, लेकिन वो कांस्टेंट होगा। जो भी बेस्ट नंबर आप चूज करेंगे वो कांस्टेंट होगा। अरे के बढ़ने से, अरे के कम होने से उस पर कोई इफेक्ट नहीं है। ओके, सो फार सो गुड। Yes, sir. अब जो चीज क्रिटिकल है, जो इनपुट पे डिपेंडेंट है, जो कांस्टेंट नहीं है, वो है नंबर ऑफ बेसिक इंस्ट्रक्शंस। नंबर ऑफ बेसिक इंस्ट्रक्शंस, कितनी इंस्ट्रक्शंस जनरेट होंगी, ये डिपेंड करता है दो चीजों पे। एक तो आपकी प्रोग्राम की लॉजिक क्या है, आपके एल्गोरिदम की लॉजिक क्या है, और दूसरा इनपुट का साइज कितना था। इनपुट का साइज बढ़ने से नंबर ऑफ बेसिक इंस्ट्रक्शंस नॉर्मली बढ़ती हैं। कोई ऐसा इंटरेस्टिंग एल्गोरिदम नहीं है, यानी एल्गोरिदम तो आप लिख सकते हैं, एक इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल एल्गोरिदम कोई ऐसा नहीं है जिसकी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस इनपुट के साइज पे डिपेंडेंट ना हो। अरे का साइज या लिंक लिस्ट का साइज, ये जो भी आपकी इनपुट है उसका साइज चेंज करने से नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस चेंज होती है, और नॉर्मली ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप होता है। ज्यादा इनपुट नॉर्मली ज्यादा नंबर ऑफ बेसिक इंस्ट्रक्शंस। So ये number of basic instructions, this is a quantity which is not constant. It depends upon the input size. Make sense? जी सर। अच्छा, अब आप खुद बताइए कि दो एल्गोरिदम्स हों, एल्गोरिदम A1 और एक और एल्गोरिदम हो A2, जो सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करें, और आपके पास दो चॉइसेस हों, लेट्स से H1 O1 P1, ये एक चॉइस है, और एक और चॉइस हो आपके पास H2 O2 P2, ये दूसरी चॉइस हो, और आपके पास A1 भी हो A2 भी हो, तो लेट्स से मुझे यहाँ पे एक और कॉलम बना लेना चाहिए था नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस का। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ नंबर ऑफ बेसिक इंस्ट्रक्शंस। Number of basic instructions, okay, and this is the total running time under this choice. This is the total running time under this choice in microseconds. And जो रनिंग टाइम है, यानी एक पर्टिकुलर बेसिक इंस्ट्रक्शन को रन करने का एक, सो दिस इज द रनिंग टाइम फॉर वन बेसिक इंस्ट्रक्शन। वो लेट से है, should I yeah, so let me write the number of basic instructions first. Algorithm 1 जो है
उसकी जो नंबर ऑफ बेसिक इंस्ट्रक्शंस जनरेट होती हैं रिगार्डलेस ऑफ द चॉइस ऑफ हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेट्स से these are 35n square plus 92n, लेट्स से। और एल्गोरिथम 2 जो है, इसकी जो नंबर ऑफ बेसिक इंस्ट्रक्शन जनरेट होती हैं, लेट्स से दोज आर 400, लेट्स से n plus 10,000. Let's say these are the number of basic instructions, and these are the number of basic instructions for algorithm 1. दो मुख्तलिफ algorithms, दो मुख्तलिफ logics to solve the same problem. Clear है? Yes, sir. Yes, sir. We have, my drawing is not very good. I was very bad in drawing in school. हम जब वैसे स्कूल में पढ़ा करते थे तब मैं फेडरल स्कूल से पढ़ा हूँ, फेडरल गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल उकाड़ा कैंट से, उकाड़ा से। आप में से कोई है उकाड़ा से? एनीबॉडी? नो वन? ओके। सो जब मैं पढ़ा करता था तब 6ठी 7वीं 8वीं में, और हाँ 6ठी 7वीं 8वीं में 3 क्लासों में, तो वहाँ पे हमें चॉइस दी गई कि आप ड्राइंग पढ़ना चाहते हैं या ज़रात मतलब एग्रीकल्चर। तो कुछ लोग ड्राइंग जिनकी बड़ी अच्छी थी वो ड्राइंग में चले गए, तो मैंने ज़रात चूज़ की, और काफ़ी सारे लोग मेरे साथ और भी थे जिन्होंने ज़रात को चूज़ किया था। और ज़रात में हम सारा दिन पत्ते उठाते रहते थे दरख्तों के, उन दरख्तों के पत्ते उठाए, उधर से सफाई कर दी। यानी जब ज़रात का वो पीरियड आता था, पीरियड कहते थे उसको, जब वो यानी लेक्चर टाइम जब होता था उसका, तो उसमें हम सफाइयाँ करते रहते थे मुख्तलिफ। तो ड्राइंग मेरी काफ़ी बुरी है, दैट्स फाइन, और उसका बैकग्राउंड भी मैंने आपको बता दिया, सो दैट शुड बी ओके। दीज आर द नंबर ऑफ बेसिक इंस्ट्रक्शंस, एंड for one basic instruction, the total running time under this choice is 10 microseconds, and under this choice is, let's say, 50 microseconds for one basic instruction. Now you can compute the total running time if you choose this or you choose this, the total running time. So the total running time under this scenario is 10 times whatever the total number of basic instructions are. And under this choice, it becomes 50 times whatever the basic instructions are. And for algorithm 2, which is an algorithm with maybe a different logic, has total running time as 400n plus 10,000. If we choose this combination of, or it might be 50, 400n plus 1,000, 50,000 under this particular combination. अब आप गौर कर रहे होंगे कि यहाँ पे जो सबसे यानी एक तो चीज आपको क्लियरली नजर आ रही है कि अगर एक बेसिक इंस्ट्रक्शन को ये जो कॉम्बिनेशन है ये 10 माइक्रोसेकंड्स में करता है किसी एक बेसिक इंस्ट्रक्शन को, और दूसरा कॉम्बिनेशन लेट्स से 50 माइक्रोसेकंड में करता है, तो और दो एल्गोरिदम्स हैं A1 और A2, और A1 इतनी बेसिक इंस्ट्रक्शन जनरेट करता है, A2 इतनी बेसिक इंस्ट्रक्शन जनरेट करता है। तो अब जो भी मैंने एल्गोरिदम A1, एल्गोरिदम A2 और दिस चॉइस एंड दिस चॉइस, इनमें से मैंने जो भी चूज करना है, पहली बात तो मैं ये कॉम्बिनेशन चूज करूंगा अगर मुझे बजट का कोई इशू नहीं है। लेट्स से बजट का इशू नहीं है, so I will choose the combination H1 O1 P1 because one instruction gets smaller time for execution. Okay, so now I want to choose whether I should choose A1 or I should choose A2. मेरी बात समझ में आ रही? I am in this column, this particular column. In this particular column, I only want to now choose this one or that one. I have already chosen this particular
hardware, and I have already chosen this combination because it is faster. Now I'm going to choose the algorithm, the logic. Which algorithm should I choose? So A2. So A2 algorithm आप choose कर रहे हैं because why you are choosing A2? सर लीनियर टाइम में हो गए. The reason here is to choose A2. The reason here is as the number of inputs increase, as the size of n increase for larger arrays and further larger arrays and further larger arrays, this n square will blow up. This n square will become so large that even a multiplier like 35, which is a smaller multiplier than 400, 400 is a relatively big number as compared to 35, but still n square itself becomes so large that a smaller multiplier, 35, I mean, it is not going to stop the explosion when n is large. N square will explode very quickly as compared to n. As compared to n, n square will explode very quickly. n square की वजह से जो explosion आनी है 35 को multiply करने से और n की वजह से जो value generate होनी है 400 को multiply करने से, this 400 will become immaterial and this 35 will become kind of negligible. The most important thing will become n square. मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Even this 92n, the additive factor, nobody will care about that. The only thing that one is going to care about is n square. Think about n is very large. N is very, very large. So as n increases, if आज आपने जिस अरे पे कोई प्रोसेसिंग करनी थी, कल अगर उसका साइज 2 गुना या 3 गुना हो जाता है, परसों 4 गुना हो जाता है, या 1 महीने बाद वो डबल हो जाती है, या सो ऑन, तो 3-4 लेट्स से महीनों के बाद this number will become very large, and so the n square will become extremely very large. और आपका जो फोकस होगा वो ये 35 पे नहीं होगा, ना 92 पे होगा, ना इस n पे होगा, आपका फोकस n स्क्वायर पे होगा. सही है? जी सर. और बाय द वे, चूंकि आपका फोकस 35 पे नहीं है, तो अब आपका फोकस इस 10 पे भी नहीं होगा कि मैं ये चूज करूं या ये चूज करूं. इट डजंट मैटर. द रीजन इज कि एक इंस्ट्रक्शन को तो तेजी से चलाने का तरीका है, लेकिन अगर आपकी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही बहुत ज्यादा हो जाती हैं, तो आपने कौन सा कॉम्बिनेशन चूज किया था, इट डजंट मैटर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Are you getting my point? नो सर, रिपीट कर दीजिएगा. ओके, सो मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि this thing n square, this is the, let me call this as the center of interest. जो सेंटर ऑफ इंटरेस्ट नहीं है उनको मैं ग्रीन से हाईलाइट करने लगा हूं. दिस इज नॉट सेंटर ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट, this is not, and this is not. If you do not focus on n square, whatever else you are going to do, you're going to blow up. मेरी बात समझ में आ रही? यस सर. जी सर. अगर आपकी इनपुट बढ़ती चली जा रही हैं, जो कि रियलिटी में बढ़ती हैं, हर अगले सेकंड में, हर अगले मिनट में आपका इनपुट साइज इंक्रीज होता जा रहा है. So this is not the hardware operating system and programming language of any use if you cannot make your algorithm smart. What do we mean by saying algorithm being smart? It has basic instructions, number of basic instructions, small. Make sense? यस सर. और अगर आप दूसरी रो को देखें जिसमें
जो फोकस है, अगर यहां पे फोकस किया जाए तो वो फोकस जो होगा या सेंटर ऑफ इंटरेस्ट वो n है. This 400 doesn't matter, 10,000 doesn't matter, this 50 doesn't matter, and this 10 doesn't matter. If you can control this n, everything is fine. Or if you can come up with an algorithm that may have larger multipliers, let's say a larger multiplier, but in place of n, you have n square root, and maybe a very large factor. For large inputs, this is much better. Make sense? जी सर। जी सर। और अब जरा गौर कीजिएगा एक और चीज पे भी, कि अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, यानी बैड एल्गोरिदम ऑन अ गुड चॉइस ऑफ हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम. ये हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको मैं सिस्टम कह रहा हूं, सिस्टम. अ बैड एल्गोरिदम ऑन अ फास्ट सिस्टम एंड अ गुड एल्गोरिदम ऑन अ स्लो सिस्टम. इन दोनों में से क्या चूज करेंगे अगर आप इनको, इन दोनों में से कोई एक चीज चूज करनी पड़े? गुड एल्गोरिथम। एल्गोरिदम। Good algorithm, even on a bad hardware, that's fine. याद रखें, for large inputs, hardware doesn't matter, operating system doesn't matter, programming language doesn't matter at all. The number of basic instructions that matter, or number of basic instructions, maybe exact number of basic instruction doesn't matter. The term that is the most important term, or the center of interest, or the prominent term that matters, because that dominates the rest. Clear है? सर आपकी आवाज Yes? क्रैश हो रही है, स्किप करके आ रही है. Are you listening? मेरी आवाज स्किप हो रही है? अभी भी आवाज नहीं आ रही? Maybe I should wait for a couple of seconds more. सर अब आ रही है। ठीक है कई सर. दफा वो इंटरनेट की बैंडविड्थ की वजह से कई दफा होता है. वैसे तो मैं इस वक्त ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, लैंडलाइन पे हूँ, इससे तेज इंटरनेट मेरे पास नहीं है, लेकिन इसमें भी बाज़ औक़ात बैंडविड्थ ऊपर नीचे हो जाती है. सो मैं दोबारा से थोड़ा सा पीछे से शुरू कर लेता हूँ. आई एम अज्यूमिंग कि अब आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है. यस? यस सर। ओके. सो मैं ये कह रहा था कि अगर आपको इन दो चॉइसेस में से, जिसमें एक अच्छा, एक बुरा एल्गोरिदम है और एक अच्छा एल्गोरिदम है, बुरा एल्गोरिदम अच्छे सिस्टम पे चलाया जा रहा है और जो अच्छा एल्गोरिदम है वो एक बुरे सिस्टम पे चलाया जा रहा है, इनमें से चूज करना पड़े, तो लार्ज इनपुट्स के लिए, अगर आपके जहन में लार्ज इनपुट इज द थिंग कि कल को मेरी इनपुट और इंक्रीज होनी है, फिर और इंक्रीज होनी है, एंड सो ऑन, देन द ओनली थिंग इज द बेटर एल्गोरिदम. द सिस्टम इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट ऑल. I mean, system is not something that can solve your problem eventually. आप अच्छा सिस्टम ले लें, that's fine. यानी सबसे अच्छा और खूबसूरत चीज तो ये है कि आप सिस्टम भी अच्छा पकड़ें और एल्गोरिदम भी अच्छा पकड़ें. लेकिन अगर आपका एल्गोरिदम वीक है, नंबर ऑफ बेसिक इंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हैं, अब ये होप ना करें कि एक अच्छा सिस्टम जो है वो मसले हल कर देगा. अच्छा सिस्टम कुछ भी नहीं करेगा. अच्छे सिस्टम की एक बुरे सिस्टम से जो स्पीड का डिफरेंस है, दैट्स अ फिक्स्ड नंबर, कांस्टेंट. इनपुट पे डिपेंड नहीं करता वो. जब इनपुट बढ़ेगी तो तब ये फिक्स्ड कांस्टेंट आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा. मेक सेंस? यस सर। यस सर। So the most important thing in algorithms design and analysis is the number of basic instructions. It is not the system. It is not
OS, hardware, programming language, or anything related that eventually brings a constant number out. That is not important at all. Clear है? Yes, sir. और बेसिक इंस्ट्रक्शंस में भी ये अगर एग्जैक्ट नंबर आपने काउंट कर लिया बेसिक इंस्ट्रक्शंस का, लेट्स से दिस इज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ बेसिक इंस्ट्रक्शंस. बेसिक इंस्ट्रक्शंस का एग्जैक्ट नंबर इज आल्सो नॉट इंपॉर्टेंट. This is the most prominent term that we are, I mean, interested in. इसके साथ यहां पे 35 लिखा हुआ है, इसके आगे 92 है, ये n है, क्या है, doesn't really matter. For large n, believe me, if I replace this 35 with 350, in algorithms term, I get zero efficiency. Or if I get for यानी ये 350 अगर मैंने कर दिया तो ये को बहुत बड़ा डिले नहीं आ गया. और अगर मैंने 35 को लेट्स से 2 पे कन्वर्ट कर दिया है, बड़ी मैंने लॉजिक तेज की है. पहले मेरे 35 नेस्टेड लूप्स थे, एक नेस्टेड लूप n स्क्वायर लेता है, 35 नेस्टेड लूप्स लगे हुए थे. अब मैंने लॉजिक को इतना तेज किया कि अब सिर्फ 2 नेस्टेड लूप रह गए, एक नेस्टेड लूप, फिर उसके नीचे एक और नेस्टेड लूप, तो 2n square. This is no longer a faster thing. The problem really is what is going to happen when the input size is going to be very, very large. The number 2, the number 35, the number 350, they are negligible as compared to n square. Think about a very large input size. Make sense? Yes, sir. And this is what we call as I should call this as the language of theoretical computer scientists, or the language that is used in algorithm analysis. They don't care about hardware, they don't care about system properties, and they don't care about lower order terms and constants. That doesn't matter for large inputs. What they do care is what is going to happen for large inputs. What is that thing that is causing the most problem for large inputs? So the whole communication revolves around large input. What is going to happen when n is large? What is going to happen when n is large? And when n is large, what is that factor that is going to kill us? They just focus on that factor. And that precisely is what I should call an asymptotic language, for which people have introduced asymptotic notations. Okay? Yes? जी सर. So, if I say, let's say this is person 2 and this is person 1. Here is the communication between person 1 and person 2, assuming that both are experts in this algorithm analysis field. So person 1, I could not improve the algorithm. It's still omega n square. P2. What do we mean by omega n square? Well, अब ये जो बात करने की कोशिश कर रहा है, ये कहने की कोशिश कर रहा है, I could not improve the algorithm. I tried my best. It is still omega n square. What it's saying is its running time is at least n square. That doesn't mean the basic instructions are n square. That means this is the term that is going to kill me. Maybe the exact number of instructions are 100n square plus 44n minus 34. Maybe this is the exact equation. But
this 100 and 44, 34, that is no longer in communication. Make sense? Yes, sir. This is what is going to be in communication. This says that whatever I do, I will stay above then or equal to n square. So this is the low n square seems to be lower bound. I cannot go down to n square. n square से नीचे मुझसे जाया नहीं जा रहा. कम से कम n square टाइम लग रहा है. Yes? And person two जिसके साथ ये कम्युनिकेशन कर रहा है, person 2 इससे बिल्कुल ये नहीं पूछेगा अच्छा हार्डवेयर कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चेंज करके देखो. नो, वो ये कहेगा if we can make it of n raised to the power 1.999, we can win $1 billion. Now think about ये P2 क्या कह रहा है, ये जो दूसरा पर्सन है वो उसको क्या कह रहा है. वो कह रहा है यार तुम्हारी बात तो ठीक है लेकिन we still have time. अगर किसी तरीके से हम इस एल्गोरिदम को इंप्रूव कर दें सच दैट कि ये एल्गोरिदम इससे ज्यादा टाइम ना ले, यानी दिस बिकम्स द अपर बाउंड, इससे ऊपर ना जाए, अगर हम किसी तरीके से ये इंप्रूवमेंट कर दें, वी कैन विन $1 billion फॉर श्योर. अब वो बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि हार्डवेयर कौन सा है, सिस्टम कौन सा है. मेरी बात समझ में आ रही है आपको? जी सर. जी सर. एक्चुअल इक्वेशन हो सकता है ये हो जो उसके ज़हन में चल रही हो. अब जरा गौर कीजिए, ये दोनों बंदे, यानी यहां 100 था, यहां आई गेस 1 लाख है. बड़ा डिफरेंस है, 100 और 1 लाख में बहुत बड़ा डिफरेंस है. यहां पे देखें ये 44 है, ये मेरा ख्याल है 4,40,000 है, पता नहीं, या 44 लाख है. आई डोंट नो. इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 44 लाख. 44 लाख और 44 में काफी डिफरेंस है. 34 में, -34 में और log n में बड़ा डिफरेंस है. बहुत बड़े डिफरेंसेस हैं. नजर आ रहे हैं आपको? जी सर. लेकिन ये जो डिफरेंसेस हैं, 100 का जो 1 लाख से डिफरेंस है, वो दुनिया में वही डिफरेंस है, फिक्स रहना है. इनपुट साइज से ये डिफरेंस चेंज नहीं होने लगा. 44 लाख का जो 44 से डिफरेंस है, इनपुट साइज जितना मर्जी बड़ा छोटा हो, ये डिफरेंस फिक्स्ड है, इनपुट साइज पे डिपेंडेंट नहीं है. जो वो दोनों गौर कर रहे हैं वो इस पे गौर कर रहे हैं. अब जरा गौर से देखिए, 2 में और 1.999 में कितना डिफरेंस है. I mean, it's about 0.0001, I guess. Yes? जी सर. And they are after this difference. यार ये किसी तरीके से हम 2 से इसको 1.999 पे ले आए ना तो बस दुनिया, क्या बात है. क्यों? Why this matters? Because it depends upon the input size. When input size grows, दिस डिफरेंस, ये जो डिफरेंस आ रहा है n स्क्वायर का n रेस पर 1.999 से, जब n बड़ा होता जाएगा ये डिफरेंस बढ़ता जाएगा. और n रेस टू द पावर 1.999 जो है ये छोटा होता जाएगा n स्क्वायर से. ये डिफरेंस फिक्स नहीं रहेगा. बड़ी इनपुट्स के लिए ये डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा.
And for very large inputs, eventually, this is something that I should be after. Make sense? Yes, sir. जी सर. So these asymptotic notations, or you can call this as asymptotic language, this is for large inputs. And when you think about large inputs in your mind, hardware, system, programming language, lower order terms, constants, everything negligible. Okay? Yes? जी सर. बिल्कुल सर. अच्छा, अब आपके जहन में एक बात ये आ सकती है कि यार ये लोअर ऑर्डर टर्म को हम क्यों निगलेक्ट कर रहे हैं? ये n भी तो, यानी n जैसे जैसे इनपुट साइज चेंज हो रहा है, ये n भी तो बढ़ रहा है ना. चलो इसको, ये तो कांस्टेंट, इसको छोड़ दिया, ये भी कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट टर्म, इसको क्यों इग्नोर कर रहे हैं? लोअर ऑर्डर टर्म को क्यों इग्नोर करते हैं? हालांकि वो जो टर्म तो है ना, n के चेंज होने से वो भी चेंज होती है. वो टर्म तो जिस टर्म में n आ रहा हो, वो सारी टर्म्स n के चेंज होने से चेंज होती हैं. तो हम कांस्टेंट्स को चलो छोड़ भी दें, तो n को क्यों छोड़ रहे हैं? जरा गौर से देखिएगा, ये जो n² है प्लस 44n, इसको अगर मैं देखूं तो ये चीज जो है ये छोटी है इस चीज से. अगर मैं इसको लेट से 44 की जगह पे मैं लेट से 100n² लिख दूं, इस 44 की जगह पे अगर मैं ये लिख दूं तो ये चीज बड़ी है ना. यस? यस सर. तो कितनी बड़ी है? एट द एंड ऑफ द डे इट बिकम्स अनदर कांस्टेंट with n². So n² still remains the same thing. It just changes the constant here. So lower order terms, they doesn't matter. Constants, they doesn't matter. This is the thing to focus on. And that's the point of asymptotic notations. This is the language how people communicate. और जब आप एल्गोरिदम डिजाइन कर रहे हैं, एल्गोरिदम को इंप्रूव करना मुश्किल और इंतहाई मुश्किल काम होता है. लोगों ने बहुत, जिसको आप माइनर इंप्रूवमेंट्स कह सकते हैं कि यार ये तो थोड़ी सी इंप्रूवमेंट है, आपको लगे कि यार ये जैसे 2 से 1.999 की इंप्रूवमेंट, क्या इंप्रूवमेंट होगी अगर कर लें. लोगों ने इस तरह की इंप्रूवमेंट्स पे अपनी यानी कई साल लगाए हैं और PhDs अर्न किए हैं. और एल्गोरिदम को इंप्रूव करना, उसकी लॉजिक डिफरेंट लेके आना कि वो पहले से इंप्रूव्ड हो, जो भी पहले का स्टेट ऑफ द आर्ट है उससे इंप्रूव्ड हो, बहुत सारे केसेस में ये बहुत आसान प्रॉब्लम नहीं है, बहुत मुश्किल प्रॉब्लम हो जाती है बाज़ औक़ात. और ये प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेट हो जाएगी अगर इसके साथ आप ये वाले फैक्टर्स भी सोचना शुरू कर दें कि हार्डवेयर कौन सा था, ऑपरेटिंग सिस्टम अगर ये हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये हो, कॉन्स्टेंट्स कौन से हैं, एक्चुअल रनिंग टाइम मैंने माइक्रो सेकेंड्स में रिपोर्ट करना है. दिस विल बिकम अ हेल ऑफ अ टास्क. आप नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे फोकस करें और सिर्फ लार्ज इनपुट पे रहें. और लार्ज इनपुट पे देखें कौन सी चीज है जो आपको किल कर रही है, किलिंग फैक्टर कौन सा है, उस पे फोकस करें. इफ यू कैन कंट्रोल दैट, यू हैव कंट्रोल्ड एवरीथिंग फॉर लार्ज इनपुट्स. आई एग्री दैट फॉर स्मॉल इनपुट्स मे बी आपका एल्गोरिदम और आपकी लॉजिक जो है वो बेहतर ना हो, बट दैट्स फाइन. हु केयर अबाउट स्मॉल इनपुट्स टुडे? द इनपुट इज ग्रोइंग. ओके. Yes? Yes, sir. So just to wind up, I can write anything let's say f1n plus anything f2n plus let's say anything f3n. I'm assuming these are constants. And you can have more terms. यहाँ पे मैंने 3 लिखी हैं, 4, 5, 6 टर्म्स भी हो सकती हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कांस्टेंट होनी चाहिए. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए. मैं इसकी भी एग्जांपल दूंगा. लेकिन अगर ये 3 या 4 या 5 या 10 या 10 करोड़ टर्म्स भी हैं, वो भी कांस्टेंट है.
टोटल। तो इनमें आप देखेंगे कि ये तो वैसे इग्नोर्ड है। इनमें से आप देखेंगे टर्म्स में से विच वन हैज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रेट, कौन सी टर्म है जो n के बढ़ने से ज्यादा तेजी से बढ़ती है, एंड दैट्स द ओनली थिंग यू शुड फोकस। चाहे ये है, चाहे ये है, चाहे ये है, और उसको आप कह सकते हैं थीटा। लेट्स से इनमें से जो फास्टेस्ट ग्रोइंग टर्म है वो ये है, सबसे ज्यादा ये तेजी से बढ़ने वाली चीज है, तो आप इसको कह देंगे थीटा एफ ऑफ 2n। मैं मिसाल देता हूं, n स्क्वायर प्लस 34n क्यूब प्लस 9n, so this is equal to theta n cube. Make sense? Yes, sir. Theta because जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा, ना तो ये n क्यूब से नीचे जाने वाली चीज है, ना ये n क्यूब से ऊपर जाने वाली चीज है। ये रफली n क्यूब जैसा, जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा, जिस तरह का बिहेवियर n क्यूब का है उसी तरह का बिहेवियर इसका होगा। n क्यूब सादा का बिहेवियर जैसा है ना, n जब बढ़ता चला जाएगा, n क्यूब विदाउट एनी कांस्टेंट, विदाउट एनी लोअर ऑर्डर टर्म, जो इसका बिहेवियर है जैसे जैसे n बढ़ता चला जाएगा, इसका बिहेवियर भी रफली वही होता जाएगा, क्योंकि n के बढ़ने से n क्यूब डोमिनेट करता जाएगा, बाकी टर्म्स जो हैं वो निगलेक्ट होती जाएंगी, और बिहेवियर जो है वो n क्यूब से डिफाइन होना शुरू हो जाएगा। छोटी इनपुट्स के लिए बिहेवियर बड़ा फर्क होगा, जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा सारा का सारा बिहेवियर n क्यूब की वजह से डिफाइन होना शुरू होगा, बिकॉज n क्यूब इज द डोमिनेंट नंबर। रेस्ट ऑफ द थिंग्स दे आर, for small inputs they add their behavior, but eventually when n becomes large and large and large, they are adding nothing, I mean negligible things. Clear है? जी सर। और चूंकि ये n क्यूब से छोटा भी नहीं है, बड़ा भी नहीं है, इसलिए इसको थीटा लिखा जाता है, और इसको फिर ऐसे भी लिखते हैं कि ये n क्यूब से ऊपर नहीं जा सकता, और इसको फिर ऐसे भी लिखते हैं कि ये n क्यूब से नीचे भी नहीं जा सकता। क्लियर है? जी सर। ओके। अब दो नोटेशंस और हैं, मैं उसके भी ये मैंने सॉर्ट ऑफ पिछला लेक्चर एक डिफरेंट वे में रिपीट किया है। पिछला लेक्चर मैंने थोड़ा सा मैथमेटिकल रखा था, इस लेक्चर में मैंने कोशिश की है कि मैं चीज़ें इंट्यूटिवली बताऊं आपको। अगर आप जिन लोगों ने पिछला लेक्चर मेरा साथ में लिया हुआ है और जिन लोगों ने रिकॉर्डिंग्स वगैरह ली हुई हैं, उन्होंने देखा होगा कि पिछले लेक्चर्स काफ़ी लिमिट्स और रेशोज और इन्फिनिटीज वगैरह पे डील कर रहा था, बट एट द एंड ऑफ द डे दिस इज द गोल, दिस इज द रिजल्ट दैट यू शुड नो। ओके ओके सर। ओके। let's say you are sure that your algorithm is not going to take
ओ, ये मेरी लिखाई समझ आ रही है आपकी? आपको आ रही है? जी सर। यस सर। किसी तरीके से आपको ये पता चल गया कि जो आपका अभी एल्गोरिदम है ना, वो एन स्क्वायर से नीचे रहेगा, जो मर्जी कर ले। एन स्क्वायर से ऊपर भी नहीं जाने लगा और एन स्क्वायर को टच भी नहीं करेगा, एन स्क्वायर से एक स्ट्रिक्टली नीचे रहेगा। लेकिन अभी तक आप जो भी एनालिसिस कर रहे हैं, जो भी अभी तक आपने काम किया है, अभी तक आप पॉसिबल आपके लिए अभी तक ये नहीं हो सका कि आप एग्जैक्ट फाइंड आउट करेंगे एग्जैक्ट रनिंग टाइम कितना है। आपको ये पता है कि एन स्क्वायर नहीं है, एन स्क्वायर से नीचे है फॉर श्योर। अभी आप मजीद एनालिसिस कर रहे हैं एग्जैक्ट टाइम फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन आपको अभी तक ये पता चल गया कि एन स्क्वायर से नीचे है फॉर श्योर। अगर आपने ये बात कम्युनिकेट करनी हो असिम्प्टोटिक नोटेशंस में, किसी को कहना हो कि माय एल्गोरिदम फॉर श्योर विल टेक smaller than n square time for sure, how will you communicate? So my algorithm runs in fill in the blanks. Ji, how will you communicate that in सर सर लिमिट लगा देंगे। हेलो। लिटिल ओ। that's little o, yes, little o. My algorithm runs in little o of n square, which means whatever my running time is, it is bounded above by n square for sure. It cannot cross the boundary of n square. It will stay lower. What exactly is that? I do not know, but it is not going to be more than n square for sure. It is not going to even touch n square. Clear it? But how much smaller it is from n square, that I am working on. I do not know that exactly. This is the term that is used for that, little o, to communicate this kind of stuff. Okay? ओके सर। और अगर मैं यहां पे स्मॉलर देन और इक्वल टू भी लगा दूं, स्मॉलर देन और equal to, yani my algorithm is not going to take more than n square. It may be n square or smaller. I'm still working it right now, but what I'm sure about is I do not know exactly what the running time is, but somehow I'm sure about it is not going to take more than n square. So I'm confused. It may take n square. It may stay smaller than n square, but for sure not going to be more than n square. In that case, how should I communicate? My algorithm, Big O. yeah, runs in, yeah, takes big O of n square. That's the communication. Okay? Okay, sir. And maybe after 2 or 3 days or 2 or 3 months or 2 or 3 years or centuries, let's say, I found that the exact running time indeed is n square. This is the exact running time. It's not going to lower than that. It's not going to upper than that. No matter what I do, it stays in n square. There at least exists there exists an input that drive it to n square. There may be better inputs जिस पे वो कभी n में जाता है, कभी log n में जाता है, लेकिन कम से कम एक या एक क्लास ऑफ इनपुट्स ऐसी हैं जिस पे ये n स्क्वायर पे चला जाता है। इसका मतलब है कम से कम n स्क्वायर तो ये लेगा। मैं सारी इनपुट्स के हवाले से देख रहा हूँ ना, सारी इनपुट्स के हवाले से। अगर कोई एक या एक क्लास ऑफ इनपुट्स ऐसी हैं जिस पे वो n स्क्वायर पे जाता है, तो कम से कम n स्क्वायर तो हो गया। हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ इनपुट्स पे वो n पे भी जाता हो, लेकिन दैट इज नॉट लोअर बाउंड। लोअर बाउंड भी याद रखें वर्स्ट केस में डिफाइन होती है। वर्स्ट केस में हर चीज आपने देखनी है। अगर आपको एक इनपुट भी ऐसी मिल गई जिस पे वो n स्क्वायर पे जाता है और बाकी तमाम इनपुट्स पे वो नीचे रहता है, तो ये लोअर बाउंड n स्क्वायर होगी। समझ आ रही बात की
कि देयर एग्जिस्ट एन इनपुट जिस पे ये n स्क्वायर पे चला जाता है. दैट्स द वर्स्ट केस लोअर बाउंड. क्लियर है? Yes. जी सर. फर्ज करें आपने अंदाजा लगाया कि एग्जैक्ट रनिंग टाइम इज n स्क्वायर, व्हिच मींस देयर एग्जिस्ट सर्टेन इनपुट्स on which it goes to n square, and then for all inputs it does not take more than n square. In that case it's bounded above by n square because it is not going to exceed n square, because I have tried all the inputs, and for all inputs it stays equal or less than n square. But for certain inputs it takes n, for certain inputs it takes log n, but then there is a class of inputs for which it takes n square. So that means there exist certain inputs for which it takes n square. So the lower bound is n square, but then for all inputs, no input goes further than n square. That means the upper bound is n square. So the exact running time is whatever the lower bound and upper bound, wherever they meet. So the lower bound is n square, there exists an input that drive it to n square. Upper bound is n square. For all inputs, it is going to be taking no longer than n square. So the exact running time is theta n square. That is where the theta is used. My algorithm runs in theta n square. Make sense? Yes, sir. So let me now let me write a code now in front of you, and I will ask you to tell me the running time of that code. Okay? Yes? Okay sir. Okay. So for I is equal to 0, well, should I start from 1? For I is equal to 1, I should stay less or equal to n, and I is equal to I multiplied by 2. So this is the initial condition, that's the final condition, and this is the jump. Rather than taking I plus plus, I'm taking I doubles every time. Okay? Yes? Yes. Okay sir. And that's the loop. Let me write that. I'm not writing this in a particular language, I'm just writing it kind of a pseudocode. Then another loop inside for j starts from 1, j stays less or equal to I, and j plus plus. Okay? I assume that you know plus plus. Yes? Yes, sir. Yes, sir. And here I do, let's say, S is equal to S plus I static j. So S is equal to 0 in start. Okay, so that loops end here, and that loops end here, and then there is some code after it, and then there is some code before it. So I want you to tell me the running time of this code. And you are free to use any asymptotic notation. And I will ask why you have used this asymptotic notation, why not the other one? Tell me the running time of this code. So tell me the running time in the form of asymptotic notations. You can use theta, big O, big omega, little o, little omega, 5 notations, any one. You have, let's say, 5 minutes. आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर. Okay.
So I'm waiting. Mega n square. Omega n square. नो सर, इसका log n नहीं होगा। Omega n square is wrong. आप ये कह रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट एन इनपुट के जो इसको n स्क्वायर पे ले जाएगी। n की कोई एक या एक से ज्यादा वैल्यूज हैं, यानी n की ऐसी वैल्यूज मौजूद हैं कि ये n स्क्वायर रनिंग टाइम पे चला जाएगा। आई से नो, दिस इज नॉट द केस। आ जाए यार, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। आई हैव सम गेस्ट्स, जस्ट होल्ड ऑन। जी, आप मुझे सुन सकते हैं? जी सर। चलें जी, इसका एग्जैक्ट आंसर देना आपने फिर नेक्स्ट क्लास में। ये ओमेगा एन स्क्वायर गलत है, जो लोग लॉग एन कह रहे हैं वो वैसे ही गलत है, क्योंकि साथ आपको बिगो शिगो लगा नहीं रहे। साथ सर बिगो लॉग एन गलत है। बिगो एन बिगो सर एन log n का स्क्वायर। बिगो एन के बारे में मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, सही है या गलत है, आई डोंट नो, बट लेट्स मीट यू ऑन ट्यूसडे विद आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके Okay, sir. ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।